नमस्कार दोस्तों। आज का जो क्लास है हम लोग प्रश्न उत्तरी क्लास रहेगा। ये हम लोग ये क्वेश्चन जो हम पढ़ाएंगे वो किन भिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न होंगे, जैसे बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, इन सारे एग्जामों में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न जो हम लोग लेंगे वो प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, किसी विशेष धर्म में किसी विशेष धर्म में आस्था रखने वाला। ऑप्शन बी, किसी विशेष जाति से संबंधित। ठीक है। ऑप्शन सी, किसी एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी, किसी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ठीक है। किसी एक धर्म में आस्था रखने वाला, एक समुदाय विशेष का व्यक्ति हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। किसी विशेष जाति में रखने वाला, एक विशेष कबीले का संबंधी हो जाएगा। एक उत्तम व्यक्ति, किसी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला, एक ईश्वरवादी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, एक उत्तम व्यक्ति। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था प्रारंभ में जब हम लोग पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि आर्य का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, फिर उत्तम, है ना? तो उत्तम एग्जैक्टली वही वर्ड पूछा है ना? तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए, अथर्ववेद। वेदों की संख्या हम लोग बताए हैं ना, अथर्ववेद। ऑप्शन बी, सामवेद। ऑप्शन सी, यजुर्वेद। ऑप्शन डी, ऋग्वेद। हमने बताया था वेदों की संख्या कितनी है? RSYA। आर से ऋग्वेद, एस से सामवेद, वाई से यजुर्वेद, ए से अथर्ववेद। वेद संख्या 4 है। तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना? मैंने बताया था कि वेदों की संख्या वस्तुतः एक ही है, ऋग्वेद, लेकिन उनके लेखन पद्धति के आधार पर वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मनुस्मृति में वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 3, त्रयी वेद या वेद त्रयी, है ना? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रयी नाम। अब ये जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, ये 1995 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1995, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2010 और उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2005, 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम किसका है? त्रयी नाम से तात्पर्य क्या है? त्रयी नाम का मतलब क्या है? तो त्रयी नाम का मतलब क्या है? अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए, 3 वेद,
ऑप्शन बी तीन देवता, तीन देवता। ऑप्शन सी तीन मौसम, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। डी तीन ऋषि, ऋषि। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि मनुस्मृति में वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? तीन। तो तीन देवता तो नहीं होंगे, तीन मौसम भी नहीं होगा, तीन ऋषि भी नहीं होगा, तो होगा क्या? तीन वेद, वेद त्रयी, है ना। ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है? ये यूपीपीएससी लेक्चरर के एग्जाम 2010 में आया है, यूपीपीएससी 2012 में आया है, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस वैदिक ग्रंथ में, अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? किस शब्द का उल्लेख? वर्ण शब्द का उल्लेख। वर्ण शब्द का, वर्ण मतलब वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आप लोग जानते ही, हम क्यों नहीं जानेंगे। भारत में पैदा हो और वर्ण व्यवस्था के बारे में ना जाने तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं जाना, क्योंकि जाति है कि जाति नहीं, है ना। तो वर्ण व्यवस्था के सबसे पहले वर्णन किस वेद में किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अबे मच्छर खाएगा, ऑप्शन डी अथर्ववेद, अथर्ववेद। एक सेकंड थोड़ा फिर से देख लेते हैं भाई, क्योंकि बड़ी टेक्निकली इश्यूज बहुत आ रहे हैं, तो पता नहीं। हाँ इस बार तो चल रहा है, थैंक गॉड। पहली बार हम 5 मिनट से ज्यादा की वीडियो बना पाए। हम डेली बनाते हैं, आधे घंटे क्लास के बाद प्रॉब्लम्स आ जा रही है। तो हम लोगों ने अभी क्या कहा कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम किस वेद में उल्लेख किया गया है? हमने बताया था ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। किसका? वर्ण शब्द का, वर्ण शब्द का। हमने बताया कि सूक्तों की संख्या कितनी है भाई? 1028। सूत्र कितने हैं टोटल? 10,552 सूत्र हैं टोटल, है ना। और मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 10 मंडल हैं टोटल, 10 मंडल हैं टोटल, 10 मंडल हैं, ठीक है। तो सबसे जो लास्ट मंडल है कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। सबसे पुराना, सबसे नवीन मंडल कौन सा है? 10वां मंडल, है ना, ठीक है, 10वां मंडल। अब तो अब आपका आंसर मिल गया होगा। ऋग्वेद के, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की सबसे पहले वर्णन किया गया है ना। अलग अलग इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि हमने ये सब पढ़ाया है। मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं क्लास पूरा करूंगा, अगर आप ठीक ठीक मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगर छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जो जो मन कहे आप बोल सकते हैं मुझे, उसके पहले कुछ बोले ना। किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि हमारी टेक्निक अभी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मुझे और बेहतर और बेहतर और बेहतर करना है। मुझे इतना बेहतर करना है कि आपको इतिहास पढ़ने में इतना सरल लगने लग जाए कि आप यूं ही रास्ते चलते, गाते, नहाते, खाते, नहीं वो काम करते हुए नहीं, आपको इतना आसानी से समझ आ जाए इतिहास, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो क्वेश्चन क्या है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त में मूलतः पाया जाता है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी आंसर बताया कि पुरुष सूक्त में ही, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किसका? वर्ण व्यवस्था। आप इसको सुन लीजिए, आप इसको पता चल गया होगा कि अच्छा ये किस वेद से संबंधित है। अगर ऐसा पूछ ले किस वेद से संबंधित है तो आप बताएंगे ऋग्वेद के। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है।
तो आप इसे, इसका आंसर, ये क्वेश्चन कब आया है, झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, सॉरी, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में। तो आपका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद में। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, मिलान करने के लिए है, लिखूं, चलो लिखता हूं, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। सामवेद, ये सब 6वीं क्लास के हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। जादू टोना, जादू टोना, रोना धोना, कर्मकांड, है ना। संगीत, अथर्ववेद, औषधियों से संबंधित, औषधियां। ऑप्शन डी, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, है ना। अब इसे मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप लोग इसको कनेक्ट करें, क्योंकि हमने इसके बारे में बताया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताएं कौन किससे संबंधित है, बकायदा से बताएंगे। तो हम इसको बना देते हैं कैसे, ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, है ना। इसको बना के आप बताएंगे, इसका हम आंसर बताएंगे नहीं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ये क्वेश्चन एमपीपी से 1999 में पूछा था प्रीलिम्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये यूपीपीसी, सेम ऐसे ही है, 2003 में पूछा यूपीपीसीएस में, यूपी यूडीए एलडीए के अंदर प्रीलिम्स 2002 में पूछा है, 2003 में पूछा है यूपीपीसीएस के अंदर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई भाषा, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। सेम क्वेश्चन है ये झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि जादू टोना और वशीकरण मंत्र से वशीकरण से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो ये हम बताए हैं किस किस वेद में, है ना। चलो एक बता देता हूं, ये जो है अथर्ववेद के अंतर्गत जादू टोना, है ना, जो सबसे लास्ट में वेद लिखा गया, सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद, है ना। हमने सब बताया है कि कौन से वेद की रचना कौन किसने किया है, सारा कुछ बताया है मैंने। वेदों की संख्या 4 है। अभी सब पढ़ाया नहीं है, अभी इसमें यजुर्वेद की बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। इस क्लास के बाद जो है हम लोग संभव होगा तो आज ही हम लोग इसका एक क्लास और लेंगे, जो यजुर्वेद को हम कंप्लीट करेंगे। यजुर्वेद और अथर्ववेद पढ़ा के 1-2 क्लास में इसको हमें खत्म करना है। फिर हमारा जो अगला क्लास होगा ना, मगध एम्पायर पर होगा। सॉरी, मगध एम्पायर के बाद हम लोग मगध साम्राज्य, उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्ता पीरियड, है ना, फिर दक्षिण भारत के इतिहास, ये सब चीजों को हम लोग पढ़ाते हुए, और यूनानी, शक, कुषाण, आर्य, ये सारे वंशों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास, फिर हम लोग मेडिवल इंडिया सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हम इसके बाद ना मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मॉडर्न इंडिया शुरुआत करेंगे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री हम लोग खत्म करेंगे, और एंशियंट हिस्ट्री हम लोग हर्षवर्धन तक पढ़ाएंगे, हर्षवर्धन तक पढ़ेंगे। उसके बाद मेडुअल में हम लोग सारी चीजों को सम्मिलित करेंगे, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया की हम लोग जो शुरुआत करेंगे औरंगजेब के पतन के बाद, यानी कि 1707 ईस्वी से जो शुरू होता है,
जो उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है मुगल काल में, ये क्योंकि वो बहुत उससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नवीन राज्यों की उत्पत्ति से हम लोग शुरू करेंगे कि नवीन राज्य कैसे कैसे उत्पन्न हो रहे हैं जब मुगल काल खत्म हो रहा होता है, और उसी क्रम में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मॉडर्न इंडिया बहुत मजे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरा दावा है कि जैसे ही हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, मॉडर्न इंडिया से जिस भी एग्जाम में आप देना अपीयर होंगे, उपस्थित होंगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है ना। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, और उसका मैं पीडीएफ भी कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं बहुत सारी चीजों की वजह से। तो जैसे जैसे मुझ में थोड़ा सा और बेहतर मैं करता जाऊंगा, वैसे वैसे चीजों को बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसलिए नहीं हो पा रही थी। अब ये रेगुलर हमारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, अब अगला हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अभी हमने बताया कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या यानी सूक्तों की संख्या कितनी। ये पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो अभी हमने इसका बताया कि 1028 सूक्त या ऋचाएं हैं किसमें, ऋग्वेद में, और मंत्र कितने हैं, 10,552 है ना। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध ग्रंथ, शब्दों का संकलन। ये यूपी आरओ 2016 में पूछा गया है। ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो स्त्रोतों का संकलन है, स्त्रोतों का संकलन। स्त्रोत स्त्रोत स्त्रोतों का संकलन ऑप्शन ए। मतलब ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद किससे संबंधित है ना। ऋग्वेद में किससे के बारे में लिखा गया, तो ऑप्शन ए स्त्रोतों से संबंधित, स्त्रोतों से संबंधित, युद्ध से मतलब कथाओं से संबंधित, कथाओं से संबंधित, कथाओं से संबंधित। ऑप्शन सी युद्ध से संबंधित, युद्ध से संबंधित। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है भाई, ऑप्शन डी क्या है, शब्दों का संकलन, शब्दों का संकलन, शब्दों का संकलन। शब्दों का संकलन तो वाक्य होता है, युद्ध का संकलन एक दूसरा ग्रंथ होता है, कथाओं से का संकलन कथा संग्रह होगा, स्त्रोतों से संबंधित जो होगा वो होगा ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये पीसीएस कब कहाँ पूछा है, ये पूछा है यूपी आरओ 2016 में। सोचो ये सब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने पढ़ाया है कि ब्राह्मणों किस वेद में कितने ब्राह्मण हैं और उनके ब्राह्मणों का नाम है ना। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण एक ग्रंथ है ना। तो हमने बताया अब इसका मैं इसे बोलता जा रहा हूँ क्योंकि लिखता जाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है यार। आप लोग सुनिए और उसको नोट करते जाइएगा, कुछ कुछ जो कम हुआ है उसके बारे में हम लिखते भी चलेंगे। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का संबंध जो है गोपद ब्राह्मण से है, ऑप्शन ए। सामवेद का संबंध जो है शतपथ ब्राह्मण से है, अथर्ववेद का संबंध ऐत्रेय ब्राह्मण से है, यजुर्वेद का संबंध पंचविश। तो हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यजुर्वेद तक तो हम पढ़ा चुके हैं लगभग, ये इस क्वेश्चन के लेवल तक का। सामवेद सॉरी ऋग्वेद हमने पढ़ा दिया, सामवेद पढ़ा दिया, और अथर्ववेद बाकी है। अथर्ववेद और ऋग्वेद का कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, हम लोग उसे भी जल्दी से खत्म करेंगे। तो अभी 3 पढ़ाने के बाद तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये आप कर सकते हैं। हमने बताया था कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी, है ना। तो इसमें कौशितकी है कहीं, ऐत्रेय है, तो इसका मतलब ऋग्वेद से संबंधित हो गया। सामवेद हमने पढ़ाया था, सामवेद का जो है, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे पंचविश कहते हैं, तांड या पंचविश, है ना, पंचविश। तो इसमें पंचविश हो गया सामवेद का। अथर्ववेद का हमने अभी पढ़ाया नहीं है, तो 3 अगर आप कर लेंगे तो बाकी जो चौथा बचेगा वो उसी का होगा। तो यजुर्वेद का हमने पढ़ाया है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है ना। किसका है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। तो बचा कौन, गोपथ। तो यह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपथ। ठीक है,
अब अगला जो है क्वेश्चन, अब देखिए क्या है, ये किस में पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस 2013 में पूछा गया। आरपीएससी मैंने नहीं लिखा है शायद, आरपीएससी राजस्थान पीसीएस 2013 में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसी क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का, भी मैंने बताया ऐत्रेय और कौशितकी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ऑप्शन ए ऐत्रेय, ऑप्शन बी ब्राह्मण ग्रंथ, सॉरी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी तैतरीय ब्राह्मण। तो आप ऑप्शन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन, ठीक है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, अब आप बताइए, इसका भी हमने बताया। यजुर्वेद ए, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। ये कब पूछा गया है? ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने पूछा था कि ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसी क्रम में यूपीपीसीएस 2018 में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? मैंने ये पढ़ाया है और इसका डिटेल आगे जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें पढ़ाऊंगा मैं। वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैतरीय, काठक। तो मैंने ये बता दिया है कि शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वाजसनेयी है ना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है ये भी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? हमने ये सब पढ़ाया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है उसमें 114 श्लोक हैं, 114 श्लोक है जो पूर्णतः सोम पे समर्पित, सोम को समर्पित है ना, सोम को, है ना। और अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? किसको, ये सेम क्वेश्चन है ये बिहार पीसीएस 40वीं बीपीएससी 1995 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बीपीएससी 42वीं बीपीएससी 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है ना, किस वेद से पता चलता है? तो हमने बताया कि यज्ञोपवीत का जो क्रम है वो किसमें है? कर्मकांड यज्ञोपवीत, है ना। यजुर्वेद में भी है आध्यात्मिकता, जैसे कि आप पढ़ेंगे शतपथ ब्राह्मण में इसका एक जो अंतिम अध्याय है इसका ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद में ना आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञ पवीत इत्यादि से संबंधित कार्य क्रियाकलापों के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है, यजुर्वेद में। इसमें मतलब यजुर्वेद में। ये कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स 1999 में भी पूछा गया है सेम ये चीज। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? लोहे का प्राचीनतम प्रमाण वैदिक काल में कब प्राप्त हुआ? इसके बारे में भी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। यूपीपीसीएस ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया है। और उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे जब, तो उसमें ऋग्वेदिक लोहे का आविष्कार उत्तर प्रदेश का एक जगह है अंतरजिखेड़ा, वहां पे पहली बार 1000 ईसा पूर्व में लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है कि अंतरजिखेड़ा उत्तर प्रदेश के वर्तमान में किस जिले में स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और वो भाई साहब जरूर जिनको जो कहते हैं कि है ना कमेंट करते रहते हैं नेगेटिव टाइप, वो जरूर बताएं गूगल करके। और अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? हालांकि इसका अभी मैंने पढ़ाया नहीं है किस उपनिषद में इसका है, लेकिन मैं इसे बता देता हूं। ऑप्शन ए है इसमें बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो उसका आंसर जो होगा क्या होगा? कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद से संबंधित वर्णन किया गया है। अभी इसको हम लोग आगे पढ़ाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, नचिकेता का आख्यान उल्लेख किस, अभी सेम क्वेश्चन है ये। अब ये जो क्वेश्चन अभी हमने पूछा कि ये नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में पूछा गया, तो ये कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। आईएएस प्रीलिम्स 1997, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1999,
यूपी यूडीए यूपी यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2002, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2005। 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगले साल 2005 में 2006 में यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स अगेन ये पूछा गया है, किस नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कहाँ, है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये हमने पढ़ाया नहीं है, आगे हम लोग इसका जिक्र करेंगे, इसको पढ़ाएंगे, है ना। तो आज का जो है हम लोग प्रश्न और क्वेश्चन सेशन जो है, लगभग 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो 25 क्वेश्चन का जो सेशन रहा है, और हर दिन अब हम लोग एक क्लास लेने के बाद 25 क्वेश्चन का सेशन एक हम लोग हर क्लास के बाद लिया जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को खराब लगेगा। जिन्हें खराब लगेगा उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। अब लेकिन उस खराब व्यूज को भी आप प्लीज पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद कमेंट जरूर करिए, बताइए। आपका सुझाव स्वागत योग्य है। प्लीज क्रिटिसाइज ही करें, आलोचना ही करिए, लेकिन जरूर बताइए, क्योंकि आप नहीं बताएंगे और जो जिनको पसंद आ रहा है वो भी कमेंट बताएं और अपना सुझाव जरूर दें कि और क्या बेहतर कैसे किया जा सकता है। आपका सुझाव स्वागत योग्य है। धन्यवाद।